शिफ्ट की, अपनी 15/11/2023 की शिफ्ट थर्ड की। देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे के सामने है, कौन सा, सिंप्लीफाई का आपके सामने क्वेश्चन है। क्या दिया है, 12 माइनस 2.06 प्लस 2.57 प्लस 9.91 माइनस 5.09 माइनस 0.76 के ऊपर बार। इस बार का मतलब है हमें ये लाइन खींच के दी है, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। इसे एज इट इज रखेंगे, 12 माइनस 2.06 प्लस 2.57 प्लस ये आ जाएगा कितना भाई, 9.91 माइनस, सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। 5.09 में से ये घटाना है, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, ये बचेगा कितना, 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 7 गया 3, ये बचेगा, तो ये कितना बचा 4.33। 4.33 को आप माइनस करेंगे किसमें से, इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, ये बच जाएगा आपके पास 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 5.58। यहां पे ऐड करेंगे तो ऐसे लिख लेता हूं, पूरा सोल्व करता हूं। 12 माइनस 2.06 प्लस 2.57 किसमें ऐड करना है, 5.58 में। तो इस बार आप इसे सोल्व कर लो, कितना आ गया 8 7 15। चलो पूरा स्टेप ही लिख देता हूं, 12 माइनस 2.06 प्लस 7 8 15, 5 5 10 और 11, 2 और 5 7 और 1 8, ये आ गया। तो यहां आ जाएगा 12 माइनस 8.15 में 2.06 जोड़ना है, कितना 8 2 10 और 15 और 6 21, 10.21। तो 12 में से जब आप 10.21 घटाएंगे कितना आएगा, 1 पॉइंट, पूरा 1 है, 1 में से 0.21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.79। 1.79 है ऑप्शन में, 1.79 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 2835। तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याएं कौन सी है 5 और 7। अगर मैं इसके योग की बात करूं तो बाद में कितना आएगा 12। तो ऑप्शन से आपका अगर मैं चेक करूं तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का नंबर 108, ये वाला कटता है 12, ये नहीं कटता 12 से, ये भी नहीं कटता और ये भी नहीं कटता। तो ये तीनों ऑप्शन आपके ऐसे खत्म हो सकते थे। लेकिन अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन का तो कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट गुना सेकंड, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसका, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ, ये होता है। पहली संख्या अगर मैं मान लेता हूं 5x है और दूसरी संख्या मान लेता हूं 7x है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है दोस्त, 2835। 2835 7 से काट लूंगा, 7 चौक 28, 0 7 5 35, 5 से काट लूंगा तो 5 8 40 और 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9। ये हो गया। मुझे बताना संख्याओं का योग, संख्याएं थी मेरे पास 5x और 7x, कितनी 12x, और x की वैल्यू आई है 9, तो 12 गुना 9 कितना हो जाएगा, 12 गुना 9 हो जाएगा दोस्त 108, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। चलें आगे। कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसने प्रत्येक को 4982 रुपए में बेच दिया। यदि उसने पहले पर 6% का लाभ कमाया और दूसरे पर 6% की हानि हुई, तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत सीपी आपको बताना है कि दोनों डिवाइस का क्रय मूल्य कितना होगा। बात आ रही है समझ में, आप बोलेंगे जी सर। तो मैं लिख लेता हूं, प्रत्येक को कितना किया उसने 4982 में बेचा, तो यहां से कह सकता हूं दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, SP1 बराबर SP2। तो मुझे सेलिंग प्राइस पे ध्यान रखना है। यदि मैं पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो ले लूं, पहले पर 6% का लाभ 6 को लिख सकता हूं 2 3 6 अपॉन में कितना 50। यदि आपका सीपी 50 था, 6% का लाभ हुआ कितने का 50 से, कितना बन गया 53। 50 में 3 की वृद्धि कितना बन गया 53। दूसरे की अगर बात करूं 6% का लॉस हुआ तो कितना हो गया 3/50। पहले अगर सीपी 50 था, 3 का लॉस, तो कितना बन गया सीपी एसपी, आपका एसपी बन गया दोस्त 47,
कितना बन गया दोस्त 47। यहां तक बात आ रही है सभी को समझ में? आप बोलेंगे जी सर, हमें बताया है कि प्रत्येक को 4982 में बेचा गया, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहां पर मुझे दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है। कैसे होगा? 53 की 47 से मल्टीप्लाई कर दो और 47 की 53 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। इधर करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी। 47 से यहां कितने से करनी पड़ेगी दोस्त? 53 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमें क्या बताना है? तो दोनों डिवाइसों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर मैं दोनों डिवाइसों के क्रय मूल्य की बात करूं तो इसमें कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों में कितना कॉमन है? 50, 50 कॉमन है, बचा क्या? 47 प्लस 53, 47 प्लस 53, 47 प्लस 53 कितना होता है? 100। तो 50 गुणा 100 दोनों डिवाइसों का क्रय मूल्य होगा। ये आपका यूनिट में है। अगर मैं पूरे की बात करूं, दोनों वस्तुओं को इतने में बेचा गया, एक वस्तु को इतने बेचा गया होगा, तो 4982 कितने की वैल्यू होगी? 4982 दोस्त हो जाएगी आपकी 47 गुना 53 की वैल्यू, 47 गुना 53 की। और आपको बताना है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 5000 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। करेंगे सोल्व। यदि मैं 47 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 47 से 47 2 और पीछे आ गया आपका 282, तो जीरो लेना पड़ेगा। 47 गुना 6 कितना होता है? 6 सते 42, 4 6 चौक 24 और 4 28, 282 कट गया। ये मैंने कैसे किया? मुझे दिख रहा है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, 7 के किस में मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा यूनिट डिजिट 2 आ जाए। 7 का एक संख्या है, 7 की अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट 2 आएगा। मैंने इसलिए पूरा पूरा कर लिया क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट में आंसर नहीं है, तो मुझे पक्का पता है कि ये पूरा पूरा कटने वाला है। करेंगे। 47 छिका हो जाएगा 282, पूरा कट गया। 53 दोनों होता है कितना? 200, 106 और 2 पंजे 10, 2 गुणा 5000 कितना हो जाएगा? 10,000। तो मैं यहां से कह सकता हूं दोस्त दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 10,000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे फटाफट से। क्या दिया है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका। देखो भाई, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने समय में कंप्लीट करते हैं? इसने दिया है हमें इफिशियंसी। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। अगर बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। आपको पता है जब टोटल वर्क सेम होता है तो इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा? 1:3, 1:3 इसका उल्टा हो जाएगा। हमें दिया है यदि इसलिए किसी काम को बी से कितना 60 दिन कम में करता है। कौन? ए 1 यूनिट टाइम लेता है तो बी कितना लेता है? 3 यूनिट। इससे कितना कम लेता है? ये लेता है 2 यूनिट कम। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि 60 यूनिट 60 दिन कम लेता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 दिन। तो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो ए जो है 30 दिन लेता होगा और बी कितना लेता होगा? 30 या 90 दिन आपसे लेता होगा। यदि मैं आपसे टोटल वर्क की बात करूं कि टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू में टाइम। अगर आप ए से लेते हो, ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 और टाइम कितना है? 30, तो 3 गुना 30 कितना बन जाएगा? 90। तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 90। यहां तक समझ में आ रही है बातें? उसने दिया है एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने समय में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करें, ए की इफिशियंसी 3 है और बी की 1 है, तो दोनों की एक दिन में इफिशियंसी कितनी है? 4। दोनों को काम कितना करना है? 90। एक दिन में अगर 4 करते हैं तो 90 करने में कितना समय? 90/4। ये आ जाएगा आपका 45/2। 2 से मैंने काट लिया और 2 से अगर मैं इसे फिर काट लू तो 22 सही 1/2 आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है 22 44 और 45/2, 22 सही 1/2 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? 144, 169, 196, 225 और 256 का एवरेज कितना होगा? एवरेज को निकालने के पास आपके पास कई मेथड होते हैं। एक होता है सीधा योग करने वाला और एक होता है डेविएशन मेथड। यहां पे संख्या मुझे दी है 144, 169, 196 और 225, 256 ये दिया है।
तो मैं अपनी मर्जी से कोई संख्या एवरेज मान लूंगा, इनमें से मान लो या फिर इसके आसपास कोई ऐसी संख्या कॉमन मान लो एवरेज जो इसके आसपास हो। कोशिश क्या करो कि कौन सी संख्या माना करो जिसमें आपका जीरो आता है, क्योंकि जीरो से कंपेयर करना आपका आसान होता है। तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि एवरेज कितना है दोस्त, इसका एवरेज 200 है। ये 200 से कितना कम है, ये 200 से आपका 56 कम है। ये 200 से कितना कम है, 31 कम है। ये 200 से आपका 31 कम है। और तीसरे वाली संख्या आपका 200 से कितना, 200 से मात्र 4 कम। ये 200 से कितना, 225 से 25 ज्यादा। ये 200 से 56 ज्यादा, यानी 56 हो गया। तो नेट डेविएशन आपका कितना है, 56 से 56 खत्म हुआ। 31 और 4 35 माइनस का और 25 प्लस का, तो बचा कितना आपका माइनस का 10 बचता है। तो मैं कह सकता हूं एवरेज में 10 की कमी होगी और इस 10 को कितने लोगों में बांट दिया जाएगा, जितने भी लोग होंगे 1 2 3 4 और 5 में बांट दिया जाएगा। तो मैं कह दूंगा 5 दूनी 10, तो आपका एवरेज 200 माइनस 2 198 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को योग मेथड से भी जा सकते हैं। सभी का आप पहले योग करो और 5 से भाग दे दो, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलें आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 से दोगुनी हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चलती है, पावर चलती है। 2 की पावर 1 होने में कितना समय, 2 की पावर 1 होने में 3 साल का समय लगता है, 3 साल। हमें बताना समान ब्याज दर है, समान रेट है, धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। भाई पहले धनराशि 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर इसने पूछा है इसका 8 गुना होना है, फिर कितनी हो जाएगी 4, फिर कितनी हो जाएगी 8। इसका 8 गुना होने में हमें समय बताना है। तो 1 से 2 होने में 3 साल, 4 होने में कितना, फिर से 3 साल, और फिर से कितना 3 साल लगेंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। अगर 1 पावर होने में 3 साल लगे तो 3 पावर होने में कितना, 3 गुना 3, आपके लग जाएंगे दोस्त 9 साल। 9 साल में आपका धनराशि 9 गुना, धनराशि 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता कितनी है, 14,168 मीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 28 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 14। तो टंकी की गहराई यानी एच की वैल्यू हमें बतानी है। मुझे बेलनाकार उसका वॉल्यूम दिया है और इसका बेलनाकार वॉल्यूम का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना है, 14,168 बराबर किसके है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर गुणा 14 गुणा 14। एच की वैल्यू आपको बतानी है, सीधा निकाल देंगे। 7 दूनी 14, 22 से कटेगा, 22 छिका 132, 9, 22 चौक 88, 8 और फिर 8, 22 चौक 88, 644। 14 से अगर काटने जाऊं तो 14 चिक 14 चौक 56, 8 बचेगा, 4 14 चिक 84 और 2 बचा है, 2 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा 23। तो एच की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी 23। तो मैं कह दूंगा इस टंकी की गहराई कितनी हो जाएगी, 23 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले 2D और 3D में आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले होते हैं। यदि आप अपने फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करके चले जाते हो तो आपका एग्जाम में बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा। क्या दिया है, रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज कितना है 675 रुपए, तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी है। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 12% पर कितनी है। 12% पर पूछ ले या फिर 15% पर पूछ ले, दोनों में सेम होगी। 100% की वैल्यू आपको बतानी है। क्यों, क्योंकि उसने दोनों केसों में सेम राशि को लगाया है, उसी 100 रुपए को लगाया है। तो 12% की दर और 15% की दर से 2-2 साल के लिए लगाया है। अगर मैं पहले की बात करूं, 12% को भी 2 साल के लिए लगाया है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट, 12 दूनी 24 और 15% के हिसाब से भी 2 साल के लिए लगाया है, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। तो कितना हो जाएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट
30 और 24 54% आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। टीएसआई यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको हो जाएगा 54%। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 12% और 15% कितना हो गया 27%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो 27 दूनी 54 आपका बन जाता। लेकिन कुल ब्याज आपका कितना है? 675। तो मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त कि 675 किसकी वैल्यू है? 675 आपकी 54% की वैल्यू है। हमें किसकी बतानी है? हमें बताना है उधार ली गई राशि यानी 100% की वैल्यू आपको बतानी है। पॉइंट में नहीं है आंसर आपका, तो पूरा पूरा जाएगा 9 6 54, 9 7 63, 4 और 5, 9 5 45, 3 दूनी 6, 3 से काट लूंगा तो 25 और 2 से इसे काट लूंगा तो 50। तो कितना आ गया? 25 गुणा 50 आपका बन जाएगा दोस्त 25 पंजे 125 और लास्ट में 1 जीरो आएगी। तो ये आपका टोटल धनराशि आ जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 1250 रुपए। नेक्स्ट, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य न हो। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जो एक से या फिर अपने अलावा किसी से ना कटे, उसे अभाज्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख के दी है। मान लीजिए कि के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? 5 से बड़ी आपको पता है 7 होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 2 3 5 और 5 से बड़ी कौन सी होती है? 7 होती है। तो वैल्यू इसने दे दी 7। जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा? के की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 और मुझे दी है इक्वेशन के स्क्वायर प्लस 19। तो 7 की वैल्यू कितनी? 49 प्लस 19 कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 68। इसने दिया है जब 12 से विभाजित करूंगा, 68 को जब मैं 12 से भाग दूंगा कितना आएगा? 12 पंजे 60। तो रिमाइंडर आपका बचने वाला 8। हमसे ये पूछा कि शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल आपका बचेगा मेरे दोस्त 8। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, कुल कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई है? ये हमें बताना है। करेंगे। पहले 30% घटाया गया, 30% की वैल्यू कितनी? 3/10। तो मैं कह सकता हूं अगर पहले संख्या 10 थी, 3 घटा दी, कितनी बच गई? 10 थी, 3 घटा दी, कितनी बच गई? 2 7। फिर 40% बढ़ाया गया, 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो मैं कह सकता हूं पहले 5 थी, फिर 2 बढ़ा दिया, कितना हो गई? 7 हो गई। नेक्स्ट, और परिणामी संख्या को फिर से क्या 5% बढ़ाया जाता है। 5% की वैल्यू होती है कितनी? 1/20। तो 20 से कितना बनेगी? 21 आपकी बन गई। 20 से कितना दोस्त? आपकी 21 बन गई। कुछ कट रहा है लेफ्ट टू राइट? नहीं। तो 10 पंजे 50 गुणा 20 कितना बन गया? 50 गुणा 20 बनता 1000 रेशियो। 7 7 49 गुणा 21, 49 गुणा 21 करनी है आपको। मैं आपको अगर मल्टीप्लाई का मेथड बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 50 - 1 और मल्टीप्लाई में कितना? 21। तो 21 पंजे 105, 0 माइनस का 21। तो आप इसमें से 21 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 1050 - 21 आपका बनेगा 1029। ठीक है भाई। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। परसेंट की अगर वृद्धि बताना है 100 पे लेंगे, 1 जीरो से भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 102.9। तो 100 से 102.9 हो गया, कितने की वृद्धि? प्लस के 2.9% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपकी शिफ्टों में आते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके देखते ही करने वाले होते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुम्बद है। मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुम्बद है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? लगभग 363 पाई स्क्वायर फीट है। गुम्बद का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार गुम्बद है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? अच्छा, पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है भाई किसके बराबर होगा? 363 पाई के। 363 पाई के। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से अगर मैं काटू कितना आएगा? 121। 121 होता 363। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 11। अब हमें बताना है गुम्बद का आयतन कितना होगा। अर्धगोलाकार है तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है। आर की वैल्यू मुझे पता है तो मैं यहां पुट कर दूंगा 2/3
पाई, पाई में आंसर है तो पाई को सेम रखेंगे, आर की वैल्यू 11 क्यूब 1331, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2, पाई भाग देना किससे, 3 से, 3 अठे 24, 2 फिर 26, 3 अठे 24, 2 बचेगा, फिर 2 22 बन गया, 3 सत्ते 21, 887 पॉइंट पाई समथिंग आंसर आएगा। 887 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप इतना चेक कर सकते, 3 अठे 24, पहले ऑप्शन में किस में 8 आ रहा है, ओनली एक ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है, तो आपका आंसर बन जाता। नेक्स्ट चलेंगे। एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है, 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार ने अपना मूल्य कितने पर, सामान 30% की छूट पर बेचा। सामान किस पर बेचा जाता है, मार्क प्राइस पे, छूट किस पे दी जाती है, सॉरी मार्क प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस 100 था, यदि दोस्त मार्क प्राइस 100 था, छूट कितने की थी, 30% की, तो 30% की छूट के बाद कितने बेच दिया, 70% में। लेकिन बेच कितने में दिया, 1190 में, तो मैं कह दूंगा 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1190। मुझे क्या बताना है, मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, विक्रय मूल्य पर वस्तु का अंकित मूल्य 100% की वैल्यू बतानी है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ये आपकी मार्क प्राइस की एमपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से काटूंगा, 17 7 119, 17 गुना 100 कितना होता है दोस्त, 1700, तो 1700 आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट भाई चलेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है यानी फीमेल है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है यानी ग्रेजुएट है। तो स्कूल में नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई स्कूल है, किसी भी स्कूल हो या कोई संस्था हो, उसमें 100% वर्कर होते हैं, उसमें से मेल आपके और फीमेल कितने हैं, फीमेल आपकी दी है 45%, अगर फीमेल 45% है तो मेल कितने होंगे, 100 - 45 55%। क्लियर। हमें दिया है कि 80% महिला और 60% पुरुष पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हमें बताना नॉन, तो मैं सीधा निकालूंगा, अगर 45 का 80% ग्रेजुएट है तो 20% कितना होगा, 20% यानी 1/5 नॉन ग्रेजुएट, 1/5 की वैल्यू आ जाएगी 9, और 60% पुरुष ग्रेजुएट है तो कितने हो गए, 40%, 40% की वैल्यू 2/5, तो 2/5 हो जाएंगे कितने, नॉन ग्रेजुएट। इसे काट दूं 11 और 11 दूनी 22, तो 22 + 9 31% ऐसे होंगे जो आपके नॉन पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और आपको ग्रेजुएट दे दे या फिर कुछ और चीज दे दे और ना वाली चीज पूछे, निगेटिव वाली, तो आप सीधा ना वाली पे जाएं और सीधा अपना आंसर निकाल लें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10,400 को PQR के बीच 1/2, 1/5 और 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो Q का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 3 राशि है, कौन कौन सी, P, Q और R, ये दिया है। इनका रेशियो मुझे मिला है 1/2, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6, ये मिला है। तो मैं ऐसे सोल्व नहीं कर सकता, तो इसका एलसीएम कितना होगा भाई, इसका एलसीएम हो 2 5 6 का 6 पंजे 30, 30 मान लिया। यहाँ 30 बनाने कितना होगा 15, इसे कितना बनाने का 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ करनी पड़ेगी 5 से। क्या होता है, आप इसमें पूरे में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 30 आएगा, 30 को काटना 15 से 15 आ गया, 2 से काटूंगा 15, 5 से काटूंगा 30 को कितना आ गया 6, 6 से काटूंगा तो कितना आ गया 5। तो इसे में 15 6 5 में विभाजित करना है, टोटल कितना बन गया 15 6 21 और 5 26, तो 26 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 26 यूनिट की वैल्यू है 10,400। 26 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 10,400। किसकी बतानी है, क्यू का हिस्सा आपको बताना है। क्यू कौन सा है, ये वाला, 6 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 26 चौक कितना होता है 200, 104, 400, 4 6 24, 2400 क्यू की वैल्यू होगी। क्यू को इसमें से 2400 रुपए मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की।
यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड का भी प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड होती है। यदि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहले क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जिसान ने 40 मिनट में 75 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा की तो डिस्टेंस कितनी तय की होगी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम है 40 मिनट, 40 मिनट को मैं घंटों में चेंज कर लूंगा, इतना आ जाएगा। ये बन गया आपका 3 दूनी 6 और 3 से काट लिया 25 और 2 से काट लूंगा 2। तो पहले उसमें 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, दूसरे ने कितने की तय करी 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 60 गुना 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, घंटे में चेंज कर लिया 1/3 और 3 से इसे काट लूंगा तो इसने दूरी तय करी कितनी 20 किलोमीटर की। तो मैं यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं, कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस बनेगी 50 और 20 70 किलोमीटर, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 40 मिनट और 20 मिनट मिला के 1 घंटा, और 1 घंटे में लिख सकता हूं टाइम आ गया आपका 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड मेरे दोस्त बन जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, चला जाए आगे।